नमस्कार प्यारे दोस्तों। तो कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे और तैयारी अच्छे से चल रही होगी। तो चलिए हम लोग डेली 20 क्वेश्चनों की सीरीज में जो साइंस के मिक्स क्वेश्चन करते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से, तो आइए फिर हम लोग शुरू करते हैं क्लास को। और सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दें। चलिए फिर पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन है कि एक पिकोमीटर के बराबर है। पिकोमीटर के बराबर इसमें कौन होगा? तो एक पिकोमीटर बराबर कितना होता है? एक पिकोमीटर बराबर होता है 10 की घात -12। ठीक है, पिकोमीटर कितना होता है? 10 की घात -12। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। और यहाँ पे +12 है, जहाँ पे 10 की घात 12, ये क्या होता है? 10 की घात 12 ये होता है टेरा, इसको कहते हैं टेरा। और 10 की घात 15 जो होता है इसको कहते हैं पेटा, इसको कहते हैं पेटा। और 10 की घात -15 जो होता है इसको कहते हैं फर्मी। ठीक है, तो इन सबको याद रखिए। जैसे 10 की घात 6 है तो इसको क्या कहेंगे? मेगा कहते हैं, मेगा। और 10 की घात -6 है तो इसको क्या कहेंगे? माइक्रो, माइक्रो। ठीक है, इसको कहेंगे माइक्रो। 10 की घात 9 है तो उसके क्या कहेंगे? और 10 की घात -9 है तो क्या कहेंगे? तो 10 की घात 9 है तो इसको कहेंगे गीगा, इसको क्या बोलेंगे? गीगा। और 10 की घात -9 है तो इसको बोलेंगे, 10 की घात जो -9 है इसको बोलेंगे नैनो। ठीक है, इसको बोलेंगे नैनो। तो इन सबको याद रखेंगे। 10 की घात -9 और +9, 10 की घात 15 और -15 है, 10 की घात 6 है, यह -6 है। ठीक है, 10 की घात 12 को टेरा कहेंगे, 10 की घात -12 को पिकोमीटर। ठीक है, चलिए फिर अगला हम क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 2 है, जब बल विस्थापन फिर डॉट डॉट करके है होता है तो बल द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक माना जाता है। बल द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक तब होता है, पहली बात तो बल द्वारा किया गया कार्य हमेशा ऋणात्मक तब होता है जब यहाँ पे बल घर्षण बल हो। ठीक है, कौन सा बल हो? घर्षण बल। घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य हमेशा क्या होता है? ऋणात्मक होता है। ठीक है, घर्षण बल जैसे मान लो कि एक ब्लॉक है और इसमें हम इधर की ओर बल लगा रहे हैं, आगे की ओर, फोर्स आगे की ओर लग रहा है तो विस्थापन भी इधर की ओर होगा। लेकिन यहाँ पे जो घर्षण है नीचे वो इधर की ओर लगता है, घर्षण बल। इसलिए यहाँ पे कहते हैं कि घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य क्या होता है? ऋणात्मक होता है। तो ऐसे में हम यहाँ पे क्या आंसर देंगे? तो जब बल विस्थापन बल की विपरीत दिशा में होता है, और बल की विपरीत दिशा में कब होता है? क्योंकि घर्षण बल इधर होगा और विस्थापन इसका इधर होगा, क्योंकि हम एक्चुअल बल तो इधर ही लगा रहे हैं आगे की ओर, तो विस्थापन तो इधर ही होगा। लेकिन घर्षण बल उल्टा काम करता है, इसलिए बल की विपरीत दिशा में विस्थापन होता है, तब आपका कार्य क्या होता है? ऋणात्मक होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 के बाद आ जाएंगे हम 3 नंबर पे। और क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। 3 में कहा गया कि स्वतंत्र रूप से लटकती किसी वस्तु का गुरुत्व केंद्र कहाँ पे स्थित होता है? गुरुत्व केंद्र, तो कोई भी, इसी को सेंटर ऑफ मास कहते हैं, है ना। तो कोई भी वस्तु लटकी हुई होती है तो उसका जो गुरुत्व केंद्र होता है वो एकदम सेंटर पे, ठीक है, और वहीं पे उसका पूरा भार होता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लटकाव बिंदु के ठीक नीचे। ठीक, कोई वस्तु लटकी हुई है तो उसका जो सेंटर ऑफ मास होगा वो कहाँ पे होगा? नीचे, बिंदु से नीचे होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 के बाद आ जाएंगे हम 4 नंबर पे। 4 नंबर है कि एक द्रव की बूंद संयोजित होती है
क्योंकि इसके कणों का आकर्षण इसका संभव क्षेत्रफल न्यूनतम करता है। इस परिघटना को क्या कहते हैं? कोई द्रव है, ठीक है, कोई द्रव की बूंद है, तो इसमें जो बल लगता है ताकि ये बाहर से, इससे ये जो बूंद है ये एकदम छोटी हो जाती है ताकि क्या हो, क्षेत्रफल, कम क्षेत्रफल घेरे। तो इस बल को क्या कहते हैं? इस बल को कहते हैं पृष्ठ तनाव। ठीक है, पृष्ठ तनाव के कारण कोई भी बूंद या जल की बूंदें क्या होती है? गोल हो जाती हैं, एकदम गोल, ताकि क्षेत्रफल कम घेरे। ठीक है। श्यानता होता है, श्यानता किस में पाई जाती है? तो श्यानता जितना द्रव ठोस जितना भी आपका गाढ़ापन होता है उसको क्या कहते हैं? श्यानता। श्यानता का मात्रक आपका होता है पॉइज। श्यानता का मात्रक क्या होता है? पॉइज होता है, पॉइज। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। इसके ऑप्शन नीचे हैं, पहले हम देख लेते हैं। 5 नंबर है कि आवृत्ति फिर डॉट डॉट में प्रकट की जाती है और दर्शाता है कि घटना प्रति सेकंड दोहराई जा रही है। ठीक, घटना प्रति सेकंड दोहराई जाती है। तो प्रति सेकंड जो घटना दोहराई जाती है, प्रति सेकंड दोलनों की संख्या को क्या कहते हैं? आवृत्ति कहते हैं। प्रति सेकंड दोलनों की संख्या को क्या कहते हैं? आवृत्ति कहते हैं। ठीक है, तो आवृत्ति को किसमें दर्शाया, प्रकट किया जाएगा? तो आवृत्ति, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में ओम है, डेसिबल है, एम्पियर और हर्ट्ज है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे आवृत्ति को किस में दर्शाया जाता है? हर्ट्ज में। हर्ट्ज, HZ लिखते हैं, या हिंदी में हर्ट्ज। ठीक, हर्ट्ज में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हर्ट्ज। ओम पता है किसका मात्रक होता है? प्रतिरोध का मात्रक होता है। ओम किसका मात्रक होता है? प्रतिरोध का। ओम प्रतिरोध का मात्रक होता है। डेसिबल किसका मात्रक होता है? तो ध्वनि की तीव्रता को नापते हैं डेसिबल में। एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक होता है, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। ठीक है, और हर्ट्ज जो पता ही, हर्ट्ज किसका मात्रक है आपका? तो आवृत्ति का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 6 है, यदि 2 क्रमिक शीर्षों के तरंग दैर्ध्य को व्यक्त किया जाए, यहाँ पे व्यक्त किया जाए, बीच की दूरी L है, तो उनकी, थोड़ा सा यहाँ पे लिखने में उल्टा हो गया। यहाँ पे इसमें कहा जा रहा है कि 2 क्रमिक शीर्षों को, यहाँ पे कहा जा रहा है कि 2 क्रमिक शीर्षों के बीच की दूरी को L से, बीच की दूरी को L से प्रदर्शित किया जाए, व्यक्त किया जाए। ठीक है, तो उसकी तरंग दैर्ध्य को क्या कहा जाएगा? तरंग दैर्ध्य। तो उसकी तरंग दैर्ध्य को किस में व्यक्त किया जाएगा? 2 क्रमिक शीर्षों के बीच की दूरी को L से प्रदर्शित किया जाए, व्यक्त किया जाए, तो तरंग दैर्ध्य को क्या कहा जाएगा? देखो, जैसे मान लो कि एक आवृत्ति है ऐसे, ठीक है, एक तरंग दैर्ध्य है या एक तरंग है, तो ये शीर्ष ले लेते हैं, तो 2 शीर्षों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तरंग दैर्ध्य कहते हैं। इसमें कहा गया 2 क्रमिक शीर्षों के बीच की दूरी को L से प्रदर्शित करें, तो ये L हो गया। तो 2 सुरंगों के बीच की दूरी या 2 गर्तों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तरंग दैर्ध्य कहते हैं। और इसमें यही कहा जा रहा है कि 2 शीर्षों के बीच की दूरी को L से प्रदर्शित किया जा रहा है, तो तरंग दैर्ध्य को क्या, या तरंग दैर्ध्य को किससे प्रदर्शित किया जाएगा? L/2 से, या L/4 से, या 2L से, या L से। तो यहाँ पे ये जो दूरी होती है इसी को तरंग दैर्ध्य कहते हैं, और इसी को L से प्रदर्शित किया जा रहा है, इसका मतलब तरंग दैर्ध्य को भी L से ही प्रदर्शित किया जाएगा। ठीक, क्योंकि 2 लगातार शीर्षों के बीच की दूरी तरंग दैर्ध्य कहलाती है, और यहाँ पे उसको L से व्यक्त किया जा रहा है, तो इसका मतलब तरंग दैर्ध्य को भी L से ही व्यक्त किया जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर, इसके बाद 6 के बाद 7 में आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 7 है कि यहाँ पे डॉट डॉट है, तो मान लो किस हार्मोन्स के कारण, के विसरण के कारण पौधे जड़ की दूसरी तरफ मुड़ जाते हैं। ठीक है,
जड़ की दूसरी तरफ मुड़ जाते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो एक हार्मोन्स होता है पौधों में जिससे कि पौधे क्या होती हैं, आपने पढ़ा होगा कि सूर्य की तरफ मुड़ जाते हैं, है ना। जैसे सूरजमुखी है, जिस तरफ सूर्य जाता है उस तरफ मुड़ते जाते हैं। तो किस हार्मोन्स के कारण ऐसा होता है? तो ऐसा होता है ऑक्सिन हार्मोन्स के कारण। ठीक है, ऑक्सिन हार्मोन्स के कारण क्या होता है, पौधे सूर्य की ओर मुड़ जाते हैं या जड़ों से दूसरी तरफ मुड़ जाते हैं। साइटोकाइनिन हार्मोन्स है, ठीक है, ये भी पौधों में वृद्धि करता है और वृद्धि और विकास करता है। ठीक, साइटोकाइनिन, जो साइटोकाइनिन है इसकी खोज सबसे पहले तंबाकू में हुई थी। तंबाकू में साइटोकाइनिन हार्मोन्स की खोज सबसे पहले हुई थी और खोज किसने किया था? मिलर ने। इसकी जो खोज किया था वैज्ञानिक का नाम है मिलर। एब्सिसिक अम्ल है, ये भी एक हार्मोन्स ही है जो आपका पौधों में पाया जाता है। ये वृद्धि को रोकता है। जिब्रेलिन हार्मोन्स के बहुत सारे काम हैं उसके पौधों में। तो जिब्रेलिन हार्मोन्स का काम है बीज अंकुरण, ठीक है, पौधों में वृद्धि, फूलों में वृद्धि, तने में वृद्धि, ये जिब्रेलिन हार्मोन्स के काम है। बहुत सारे काम होते हैं इसके। फलों को पकाना एक और होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 के बाद आ जाइए 8 नंबर पे। क्वेश्चन नंबर 8 है, पौधे प्रजनन के किस विधि द्वारा उत्पन्न होते हैं जिनमें आनुवंशिकी रूप से जनक के सभी गुण पौधों में आ जाते हैं? ठीक, पौधे जो उत्पन्न होते हैं, प्रजनन करते हैं, तो कौन सी विधि द्वारा, जिससे कि उनके सारे गुण, जनक के सारे गुण आ जाते हैं उसमें, पौधे में? तो देखो इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? जो वर्धी जनन है इसी को कायिक जनन भी कहते हैं। कायिक जनन, ठीक है। कायिक का मतलब होता है कि जैसे आपका गुलाब हो गया, है ना, ऐसे बहुत सारे हैं कि उसकी डाल काट के लगा दो तो वो नया पेड़ तैयार हो जाता है। तो मतलब है कि किसी भी पेड़ के किसी भी भाग को काट के लगा दो तो वो एक नया पेड़ का रूप ले लेता है, तो उसको कायिक जनन कहते हैं या वर्धी जनन कहते हैं। और इसी में क्या होता है कि आनुवंशिकी के सारे गुण उसमें आ जाते हैं, एक नया पेड़ सेम टू सेम तैयार हो जाता है। ठीक है, विखंडन पूछा जाता है कि कौन कौन से जीव या पेड़ विखंडन में आते हैं। तो एक विखंडन करने वाले जैसे हाइड्रा हो गया, स्पाइरोगाइरा हो गया, ठीक है। और एक है, देखो ये वाले, ये तो जीव हैं जो विखंडन करते हैं, और कुछ फर्न है, जैसे आपको पौधों में फर्न हो गया, झाड़ियाँ हो गई, ये सारे विखंडन करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 के बाद 9 नंबर में आ जाइए। 9 नंबर क्वेश्चन यहाँ से यहाँ तक है, नीचे ऑप्शन है। क्वेश्चन को पहले पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन है कि गैस की मात्रा व्युत्क्रमानुपाती होती है। जो गैस होती है वो किसके उसकी मात्रा, जो गैस की मात्रा होती है व्युत्क्रमानुपाती होती है किसके? ऑप्शन देखो, ऑप्शन में है दाब है, समय है, घनत्व है, द्रव्यमान है। ठीक है, तो जो गैस होती है, गैस की जो मात्रा होती है, तो आपको पता है कि जैसे गैस है, गैस में दाब डालेंगे तो उसकी मात्रा क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो दाब बढ़ाने पे मात्रा कम हो जाएगी, दाब घटाने पे मात्रा बढ़ जाएगी, तो उल्टा है। इसीलिए गैस की मात्रा व्युत्क्रमानुपाती होता है किसके? दाब के। दाब डालेंगे, जितना ज़्यादा दाब बढ़ाएंगे तो दाब का मान बढ़ेगा और मात्रा, गैस की मात्रा घटेगी। ठीक है, तो इसलिए दाब के यहाँ पे आंसर हो जाएगा, दाब के व्युत्क्रमानुपाती होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाइए। 10 नंबर क्वेश्चन है, घटती हुई प्रतिक्रिया के क्रम में व्यवस्थित आम धातुओं को इस प्रकार जाना जाता है। देखो, घटती हुई प्रतिक्रिया, कुछ धातुएं होती हैं, ये तत्व होते हैं, ठीक है, कुछ धातुएं होती हैं जो
प्रक्रिया या क्रिया करती हैं, ज़्यादा क्रियाशील होती हैं, उनका एक क्रम होता है। अगर आप याद कर लेंगे तो एक क्वेश्चन तो रेलवे में उससे तय ही है। इससे सबसे क्रियाशील धातु है या तत्व है आपका पोटेशियम। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, ठीक है। इसके बाद है मैग्नीशियम, फिर इसके बाद है एल्युमिनियम, फिर इसके बाद है कार्बन, फिर इसके बाद है आपका जिंक, फिर इसके बाद आपका आयरन है, फिर इसके बाद आपका सिलिकॉन है, फिर इसके बाद आपका लेड पीबी, फिर इसके बाद आपका Hg, फिर इसके बाद है Cu, फिर इसके बाद है Ag, और फिर इसके बाद है Au। मतलब है कि जो यहाँ पे है वो सबसे क्रियाशील तत्व है और यहाँ पे है वो सबसे कम क्रियाशील। सबसे क्रियाशील ज़्यादा तत्व कौन सा है आपका? तो आपका पोटेशियम है। लेकिन सबसे कम क्रियाशील आपका हो गया तो यह इस लिस्ट में आपका सोना हो जाएगा। इसके बाद एक और होता है प्लेटिनम, ठीक है, प्लेटिनम। सबसे कम क्रियाशील कौन हो जाएगा? प्लेटिनम होता है। तो ये क्रम होता है, इनसे क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। और जैसे किसी रिएक्शन में रिएक्शन होता है तो उसमें ये जो ज़्यादा क्रियाशील होता है वो कम क्रियाशील को विस्थापित भी कर देता है। तो इस क्वेश्चन से कई सारे क्वेश्चन बनते हैं, मतलब इस सीरीज से। तो ये सीरीज अगर याद कर लेंगे तो कई सारे क्वेश्चन बनते हैं इससे। लेकिन इस क्वेश्चन में कहा गया है कि घटती हुई प्रतिक्रिया के क्रम में व्यवस्थित आम धातुओं को इस प्रकार से जाना जाता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा गतिविधि श्रृंखला। ठीक, इस श्रृंखला को किस नाम से जाना जाता है? गतिविधि श्रृंखला। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। देखो क्वेश्चन नंबर 11 है, सेम इसी से आपको हम बता देते हैं, इसी सीरीज से ही लगेगा। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया निम्नलिखित में से कौन सी धातु आयरन क्लोराइड में लोहे को विस्थापित नहीं करेगा? लोहे को विस्थापित नहीं करेगा। लोहा सबसे पहले देखो कहाँ पे है, ये है लोहा Fe। इससे जितने पहले हैं वो सारे ज़्यादा क्रियाशील हैं तो वो विस्थापित कर देंगे, इसके बाद वाले विस्थापित नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब ऑप्शन देखिए। लोहे के बाद सिलिकॉन, ये लेड हो गया, हाइड्रोजन कापर हो गया, Ag मतलब चांदी, सोना, प्लेटिनम, ये इसके लोहे के बाद हैं। लोहे से पहले पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, कार्बन और जिंक है। ये ज़्यादा क्रियाशील हैं लोहे से। अब देखो यहाँ पे ऑप्शन देखो, इसका ऑप्शन में कह रहा है कि लोहे को विस्थापित नहीं करेगा। तो जिंक है लोहे से पहले है, ये विस्थापित कर देगा। एल्युमिनियम लोहे से पहले विस्थापित कर देगा। मैग्नीशियम लोहे से पहले विस्थापित कर देगा। चांदी बाद में है तो ये विस्थापित नहीं करेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, चांदी। क्योंकि चांदी, फिर सोना, फिर प्लेटिनम सबसे कम क्रियाशील हैं, इसलिए ये लोहे को विस्थापित नहीं करेगा। चांदी क्रिया नहीं करेगी तो लोहे को विस्थापित नहीं करेगी। ठीक है, उसी सीरीज से क्वेश्चन लगता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 के बाद आ जाएंगे हम 12 नंबर में। 12 नंबर है निम्नलिखित में से कौन सा लवण अम्लीय लवण होता है? अम्लीय लवण और क्षारीय लवण। देखो जो अम्ल और क्षार, इन दोनों के मिश्रण से क्या बनता है? इन दोनों के मिलने से बनता है लवण। लवण मतलब नमक, ठीक है, लवण बनता है। लेकिन अम्लीय लवण और क्षारीय लवण भी होते हैं। मतलब ये है कि जब अम्ल प्रबल अम्ल हो, क्षार दुर्बल हो, तो वो अम्लीय हो जाता है, अम्लीय लवण हो जाता है। लेकिन अगर प्रबल क्षार हो और दुर्बल अम्ल हो तो वो फिर क्षारीय लवण हो जाता है। ठीक है, अम्ल और क्षार मिलकर क्या बनाते हैं? लवण और जल बनाते हैं। H2O भी बनाता है साथ में। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि अम्लीय लवण कौन सा है? तो देखो सोडियम कार्बोनेट। सोडियम एक धातु होती है और धातुएं जो हैं वो क्या बनाती हैं? धातुएं क्षारीय बनाती हैं। धातुएं ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके कैसा बनाती हैं? क्षारीय बनाती हैं। तो ये तो होगा नहीं। आपका सोडियम यहाँ भी है, ये भी क्षारीय होगा। अमोनिया ये भी क्षारीय होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? मैग्नीशियम सल्फेट। मैग्नीशियम सल्फेट आपका क्या हो जाएगा? तो ये अम्लीय लवण हो जाएगा, मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4। ठीक, क्वेश्चन नंबर 12 के बाद आ जाएंगे हम 13 नंबर में। 13 नंबर का एक ऑप्शन नीचे भी है। क्वेश्चन है दूध से दही
बनाने में काम कौन करता है? दूध से दही बनाने में काम कौन करता है? वायरस मतलब विषाणु या कवक या कीटाणु या फिर नीचे ऑप्शन है एक जीवाणु। यहाँ ऑप्शन लिख देते हैं वही वाला, जीवाणु। तो कौन सा आंसर हो जाएगा इसमें? तो दूध से दही बनाने में कौन काम आता है? तो आंसर हो जाएगा जीवाणु। दूध से दही जो बनाता है वो भी कौन सा जीवाणु? लैक्टोबैसिलस, है ना, लैक्टोबैसिलस। इस जीवाणु से दूध से दही बन जाता है। ठीक है, दूध से दही बनाने में ये दूध की शुद्धता किससे नापते हैं? आपका लैक्टोमीटर से, लैक्टोमीटर से शुद्धता मापते हैं। ठीक है, और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि दूध से जब क्रीम निकाल लेते हैं तो उसका घनत्व बढ़ता है कि घटता है? तो दूध से जब क्रीम निकालते हैं तो उसका घनत्व क्या होता है? बढ़ जाता है। दूध से क्रीम निकालने पर घनत्व क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। ठीक है, इस क्वेश्चन को याद रखेंगे। दूध से क्रीम निकालने पे उसके घनत्व क्या होता है? बढ़ जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर इसके बाद 14 नंबर में आएंगे। 14 में कहा गया कि पौधों को लाल रोग या रेड रॉट विगलन किससे प्रभावित करता है? पौधों में एक लाल रोग होता है जिसको रेड रॉट रोग कहते हैं, ये किसको प्रभावित करता है? ये किस में होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा गन्ना। गन्ने में होता है रेड रॉट रोग। ठीक है, गन्ना देखेंगे उसकी पत्तियों में और गन्ने में ही लाल लाल कलर का एक रोग हो जाता है जिसको कहते हैं रेड रॉट रोग। ठीक है, रेड रॉट रोग होता है। एक धान में होता है, धान में खैरा रोग होता है ना, धान का खैरा रोग, धान में खैरा रोग होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 15। पेट्रोल की गाड़ी के एग्जॉस्ट मतलब जहाँ से धुआं निकलता है, से न्यूनतम हाइड्रोकार्बन निर्मुक्त होगा जब गाड़ी, पेट्रोल की गाड़ी के एग्जॉस्ट से न्यूनतम हाइड्रोकार्बन निर्मुक्त होगा जब गाड़ी क्या होगी? स्थिर रहेगी या तेज चल रही होगी, या को ब्रेक लगाया जाए तब, या फिर नीचे दिया धीमी हो, है ना। तो न्यूनतम मतलब कम से कम हाइड्रोकार्बन निर्मुक्त होगा, निकलेगा, तो ऐसा तब होता है जब गाड़ी तेज चल रही हो। जब गाड़ी तेज चल रही होती है तो कम यहाँ पे हाइड्रोकार्बन निर्मुक्त होता है। ठीक, तेज चलने पे, क्योंकि तेज चलने पे जो फ्यूल होता है पूरी तरीके से जलता है। चलिए क्वेश्चन नंबर इसमें आ जाएंगे हम 16 नंबर में। 16 नंबर के ऑप्शन है देखिए ये नीचे तक। तो पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पूरा। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा त्रुटिपूर्ण है, मतलब है कौन सा गलत है। ऑप्शन में है ब्लीचिंग पाउडर एक फीका पीला पाउडर होता है। ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र पता होता है CaOCl2। ब्लीचिंग पाउडर होता है एक फीका पीला पाउडर होता है। तो ये क्या है? सही है। ठीक है, ये गलत नहीं है, सही है। सूखा अमोनिया लाल लिटमस पेपर को, सूखा अमोनिया गैस लाल लिटमस पेपर को नीले में बदल देता है। तो अभी हमने बताया था अमोनिया जो होता है वो एक क्षारीय होता है। कैसा होता है? क्षारीय। और क्षार लाल लिटमस पेपर को नीले में बदल देता है, ये भी सही है। इसके बाद है वर्षा जल का pH मान कितना होता है? 7 के करीब होता है, क्योंकि जो वर्षा का जल होता है वो उदासीन होता है, लेकिन अम्लीय वर्षा का pH मान कम होता है 7 से। तो अम्लीय वर्षा का pH मान 5.6 के करीब होता है, ये भी सही है। तो इसके सभी आंसर सही है, मतलब चारों ऑप्शन सही है, चारों सही है। तो इसका जो आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा इसमें उपरोक्त में समस्त सही है,
सभी कथन सही हैं। ठीक है, ये इसका आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाएंगे हम 17 नंबर में, और 17 में नीचे ऑप्शन है 3 इसके। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 है, ध्वनि तरंगे डॉट डॉट कैसी तरंगे, मतलब यहाँ पे लिख देते हैं कैसी तरंगे। ध्वनि तरंगे कैसी तरंगे होती है? ऑप्शन है विद्युत चुम्बकीय तरंगे, नीचे सुपर तरंगे हैं, अनुप्रस्थ या ट्रांसवर्स तरंगे हैं, या यांत्रिक तरंगे हैं। तो ध्वनि तरंगे कैसी तरंगे होती हैं? तो ध्वनि तरंगे जो होती हैं, सबसे पहले तो ये यांत्रिक तरंगे होती हैं। यांत्रिक कैसी तरंग होती है? यांत्रिक तरंग होती है। और यांत्रिक में भी पूछा जाएगा तो यांत्रिक तरंगे दो प्रकार की होती है, अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य। यांत्रिक तरंगे दो प्रकार की होती है, एक अनुप्रस्थ तरंग और एक अनुदैर्ध्य तरंग। तो जो ध्वनि तरंग होती है, पहली बात तो यांत्रिक तरंग होती है, और यांत्रिक तरंग में भी कौन सी होती है? अनुदैर्ध्य तरंग होती है। ठीक है, जो ध्वनि तरंग होती है अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंग होती है। तो अब यहाँ पे ऑप्शन में अनुदैर्ध्य तो दिया नहीं है, तो हम कौन सा लगाएंगे? यांत्रिक तरंग लगाएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाएंगे हम 18 नंबर पे। 18 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि जल की बूंदों से, ठीक है, नीचे डॉट डॉट करके है, फिर होकर इंद्रधनुष बनता है। इंद्रधनुष कैसे बनता है? इंद्रधनुष कैसे बनता है? ऑप्शन में देखो, प्रकाश का प्रतिबिंबन, दूसरा है प्रकाश का अपवर्तन, तीसरा प्रकाश का प्रतिबिंबन और अपवर्तन, चौथा है प्रकाश का प्रसार। तो जल की बूंदों से जो होता है इंद्रधनुष बनता है। ठीक, जब बारिश होती है तभी बनता है। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे ये बूंद है, यहाँ पे प्रकाश आता है, इसमें प्रवेश करता है, तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, हवा से जल में प्रवेश करेगा। ठीक, तो हो गया अपवर्तन। फिर ये यहाँ से इसी के अंदर क्या होता है? परावर्तन होता है, और फिर यहाँ टकरा के यहाँ इसी के अंदर फिर टकराता है। ठीक है, तो ये हमको यहाँ पे प्रतिबिंब ऐसे बहुत सारी, क्योंकि बहुत सारे बूंद होते हैं, उन सब में हमको ऐसे कुछ दिखता है, सूर्य का प्रतिबिंब ऐसे दिखने लगता है। और यहाँ व्यक्ति एक आँख जैसे यहाँ पे है, यहाँ से इस व्यक्ति को दिखता है कि ये क्या है? इंद्रधनुष है। तो इंद्रधनुष में प्रतिबिंब आपका प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन भी होता है, और अपवर्तन भी होता है, तीनों घटनाएं होती हैं। और फिर रंगों में टूटता है तो वर्ण विक्षेपण भी हो जाता है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा, प्रकाश का प्रतिबिंबन और अपवर्तन। ठीक है, कई सारी घटनाएं होती हैं इसके अंदर। तो जल की बूंदों से प्रकाश का प्रतिबिंबन और अपवर्तन होकर इंद्रधनुष बनता है। चलिए क्वेश्चन नंबर इसके बाद आ जाएंगे 19 नंबर पे। 19 नंबर क्वेश्चन है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी तालिका फिर किस निकिल से पहले दिखाई देती है? तालिका कौन सी तालिका निकिल से पहले दिखाई देती है? निकिल का परमाणु क्रमांक कितना होता है? निकिल का, तो निकिल का जो परमाणु क्रमांक होता है आपका, आयरन का कितना हो गया? 26, 27 कोबाल्ट, निकिल 28, इसका 28 होता है। इससे पहले कौन सा होता है? कोबाल्ट होता है। कोबाल्ट का कितना होता है? 27 होता है। तो निकिल से पहले दिखाई देता है तो कौन दिखाई देता है? कोबाल्ट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कोबाल्ट। ठीक है, मेंडलीव की आवर्त सारणी कब आई थी? 1869 में, 1869 में। ठीक, और ये परमाणु भार पर आधारित है। किस पे? भार पर आधारित, परमाणु भार पर आधारित। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर अगला। मेंडलीव की जो आवर्त सारणी थी उसमें वर्ग और आवर्त कितने थे? मेंडलीव की आवर्त सारणी में वर्ग और आवर्त कितने थे? तो 9 वर्ग थे, और आवर्त कितने थे? 7 अभी भी हैं आवर्त, और पहले भी थे, लेकिन वर्गों की संख्या 9 थी पहले। चलिए क्वेश्चन नंबर लास्ट देखिए 20 नंबर। भोपाल त्रासदी गैस किस गैस के रिसाव के कारण परिणाम हुआ था? है ना, भोपाल गैस त्रासदी जो हुआ था 3 दिसंबर
1984 में हुआ था। ठीक है, इसमें एक गैस रिसाव हुआ था जिसका नाम है MIC 60 नाम है इसका MIC। सूत्र होता है CH3NCO। ठीक है, ये सूत्र होता है MIC का और इसका फुल फॉर्म होता है मिथाइल आइसोसाइनेट। क्या होता है? मिथाइल आइसोसाइनेट, जिसमें लाखों लोग मारे गए थे। तो भोपाल गैस त्रासदी MIC गैस जिसका नाम है मिथाइल आइसोसाइनेट CH3NCO 3 दिसंबर 1984 को ये घटना हुई थी। ठीक है, अगर इसको आप बहुत अच्छी तरीके से समझना है तो एक मूवी वेब सीरीज है रेलवे मैन, बहुत अच्छी है, उसको देखिए, सारा पता हो जाएगा कि भोपाल गैस त्रासदी कैसे हुआ था। रेलवे मैन्स। चलिए फिर, कैसे लगे 20 क्वेश्चन आपको? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।